Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our new chapter that is electrochemistry. प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है जिसको कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे और वो कौन सा सेक्शन रहेगा जो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइस, अगर बात करें अपने पूरे चैप्टर की तो जैसा आप देख पा रहे होंगे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। नर्स्टिफिकेशन, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वहीं पर बात करें लेक्चर नंबर 3 की तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, measurement of conductivity of ionic solution, variation of conductivity, molar conductivity with concentration, इनको हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। फोर्थ लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट अगर हम बात करें तो गाइस इसका लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जाएगा बैटरीज एंड फ्यूल सेल, और लास्टली जितना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आंसर्स को करेंगे। तो चलो अभी हम लोग सेशन में क्या करने वाले हैं उस पर एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। तो गाइज हमारा अभी का सेशन जाने वाला है ये वाला, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हैव अ लुक गाइज, क्या है ये आपका टॉपिक। तो सबसे पहली स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब आपके कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है या फिर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम जब यूज कर रहे हैं तो गाइज एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है? अगर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, अगर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन आपकी जाएगी स्पॉन्टेनियस। कैसे जाएगी? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? सेकेंडली, इसी तरीके से अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में, इसका मतलब आपकी होने वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। राइट? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है वो रिएक्शन, जिनमें रैंडमनेस यानी डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं गाइस, वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस कहलाती है। वो रिएक्शन जिसमें आपकी रैंडमनेस कम होती है, ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, ऐसी रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाती है। अब चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइज हम जिस सेल की बात करने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आपको समझना है तो क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस होने वाली हैं जिसमें आपका डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है ना, और आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दो तरीके की रिएक्शन दिखाएगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो गाइस अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो दिस सेल कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या रिएक्शन है? जब आपका जिंक कॉपर +2 आयन की एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा तो आपको Zn+2 एक्वस एंड Cu आयन देगा। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, जिंक अपना जिंक +2 में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑक्सीडेशन दे रहा है। वहीं पर अगर बात करें कॉपर आयन की तो कॉपर आयन Cu+2 से Cu में कन्वर्ट होकर रिडक्शन रिएक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? रिडक्शन रिएक्शन दे रहा है। क्लियर? तो गाइस एंड हैज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू द 1.1 वोल्ट। और जो आपका ये डैनियल सेल है ना, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है गाइस वो आपका
1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। अलग अलग पोटेंशियल पे वो अलग अलग किस किस तरीके की रिएक्शन देगा उसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड Cu+2 आयन इज यूनिटी, अगर आपके दोनों आयन का कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो गाइज इसका मतलब क्या होगा, ये डिवाइस आपकी गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल होगी। कैसी होगी, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल होगी। नेक्स्ट देखो, if an external opposite potential is applied in the galvanic cell and increase slowly, जो आपका external potential है, कहना चाहिए अब जैसे मान लो आपने कोई एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारी सेल का होगा, एक आपने बाहर से थोड़ा पोटेंशियल लगा लिया, तो गाइज अगर आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अपोजिट, सिंपली अगर बोले कि आपने बाहरी जो पोटेंशियल लगाया है वो अगर अपोजिट पोटेंशियल लगाया है तो गाइज आपका जो गैल्वेनिक सेल है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा देख लेते हैं। देखो ये आपका एक बीकर, ये आपका दूसरा बीकर, एक बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन। गाइज Zn, देखो कंफ्यूज मत होना, डैनियल सेल बोल लो चाहे गैल्वेनिक सेल बोल लो, दोनों एक ही बात है। क्लियर, देखो ZnSO4 और CuSO4 के दो बीकर हैं। ZnSO4 सॉल्यूशन में एक रॉड टंगी है जो कि आपकी जिंक रॉड है। क्लियर, CuSO4 में कॉपर की रॉड टंगी हुई है। तो क्या होगा, इस जिंक के +2 इलेक्ट्रॉन्स इस सॉल्यूशन में निकल जाएंगे, राइट, यानी आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन इस बैटरी की हेल्प से, क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। हमने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है, जिधर साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी के अपोजिट हमारा करंट फ्लो होता है। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। क्लियर, अब देखो कैथोड पर जब आपके इलेक्ट्रॉन गए तो कैथोड के कॉपर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज, ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, किसमें, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कॉपर अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आगे रिएक्शन कंप्लीट दिखाती हूँ आपको। अब देखो कुछ हमने, अब इसमें जो आपने EMF लगाया, जो अपना एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, वो अगर हम डिफरेंट पार्ट पर चेंज करें तो आपका क्या आएगा, चलो इसको देख लेते हैं। तो देखो अगर इसके रिएक्शन देखें तो हमारी क्या बनेगी, Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गाइस जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब 2 इसमें आपकी E जा रहे हैं, यहाँ पे +2 रह गया, अब से 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके क्या बना, प्योर कॉपर बन गया। यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका, और यहाँ से क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया और ये आपका रिडक्शन हो गया, राइट। तो यही दो तो आपके प्रोसेस हो रहे हैं। अब देखो अगर हम जो आपका E एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम कर दे, हमको पता है इसका स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, राइट। तो अगर मैं इसका वोल्ट कम कर दूं तो क्या होगा, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। हमको पता है कि इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो आपका I इधर फ्लो करेगा। क्लियर, जिंक डिसॉल्व एट एनोड, जो आपका जिंक है Zn है वो एनोड पर डिसॉल्व होगा, एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, और जो आपका कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो गाइज, द रिएक्शन कंटिन्यूज टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज एट 1.1 वोल्ट। जो आपका अपोजिट वोल्टेज है वो जब तक 1.1 वोल्ट तक नहीं जाएगा तब तक ये बैटरी आपकी काम करती रहेगी। क्लियर, तो बस अब हम सेकंड तरीका देख लेते हैं कि इमेजिन करो कि हमने अपना E एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर कर दी, तो गाइस क्या हुआ, तो आपका कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा ही नहीं रहा, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा तो करंट का भी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब E एक्सटर्नल पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट है थर्ड तरीका कि गाइस अगर हम E एक्सटर्नल को
1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दें तो क्या होगा? तो एक बार फिर से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो गाइज इस बार कॉपर से इलेक्ट्रॉन आपके रिवर्स में फ्लो होंगे। इसका मतलब आपका जो करंट है वो किधर हो जाएगा? जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगा। करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इसका मतलब ये हुआ आपका करंट किधर फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। फिजिक्स में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, यानी कि जिंक टू कॉपर आपका करंट फ्लो होने लगेगा। कहते हैं ना करंट का डेफिनेशन क्या होता है? फ्लो, द चार्ज फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, राइट? तो वही है ये। नेक्स्ट देखो, जिंक डिपॉजिट जिंक इलेक्ट्रोड। अब जिंक हमारा क्या कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट कर रहा है। वहीं पर कॉपर हम किसको डिसॉल्व कर रहा है? तो गाइस कॉपर अपने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिसॉल्व कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल सेल टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और ये डिवाइस आपका क्या कर रही है? ये डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कैरी कर रही है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कैरी कर रही है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल एनर्जी में आपका प्रोसेस जा रहा है। बोथ टाइप ऑफ सेल, ये दो तरीके जो इनके जो मैंने आपको सेल बताए वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स अगले सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो गाइज ये मैंने आपको पिक्चर समझा दिया है ऑलरेडी। अब वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है, द गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारा गैल्वेनिक सेल क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है गाइस? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के टाइम पर केमिकल एनर्जी को रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? और ये रिएक्शन आपकी कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। In this device gives energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical energy। तो इसमें जो आपकी केमिकल प्रोसेस की गिब्स एनर्जी है ये आपकी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, विच में यूज। अब गाइज बात ही आती इस तरीके के सेल हम कहाँ यूज करते हैं? तो गाइज रनिंग अ मोटर, अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर, ये सभी आपके ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है गाइस, अब देखो डैनियल सेल के लिए मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, कंफ्यूज मत होना। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल बात एक है। डैनियल सेल इज सच वन विच इज फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है डैनियल सेल एंड रेडॉक्स रिएक्शन में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब देखो रिएक्शन Cu Zn प्लस Cu आयन आपका कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 एंड Cu में, यानी कि आपके जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का आपका हो रहा है रिडक्शन। यानी कि आपकी रिएक्शन कैसी है गाइस? ये आपकी हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट देखो, दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन। अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को दो हाफ सेल्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। दूसरा, जिंक आयन जिंक प्लस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डोनेट करके जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। नेक्स्ट देखो, अब ये जो आपकी दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं, ये क्या हो रही हैं? डैनियल सेल के दो डिफरेंट पोर्शन में हो रही है। देख लो पीछे, ये है आपका डैनियल सेल का पिक्चर। इसका एक प्रोसेस है Zn-SO4 वाला और एक है CuSO4 वाला। तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसमें हो रहा है रिडक्शन, राइट? द रिडक्शन हाफ सेल अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट? हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारी जिंक इलेक्ट्रोड पर हो रही है।
These two portion of cell also called half cell और redox couple. Guys, ये जो आपकी दो बीकर में डिफरेंट डिफरेंट आपकी रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन, एक हो रही है आपकी रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक इलेक्ट्रोड पर, रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पर. इन दोनों को आप क्या कह सकते हो, इन्हें आप हाफ सेल या फिर रिडॉक्स कपल्स कह सकते हो. द कॉपर इलेक्ट्रोड मे बी कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल. अब देखो कॉपर इलेक्ट्रोड पर आपकी रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, इसलिए आप इसे रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हो. एंड जिंक इलेक्ट्रोड पर आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे. नेक्स्ट देखो, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड. दोनों इलेक्ट्रोड क्या करें, कॉपर और जिंक दोनों आपके मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसॉल्व किए गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसॉल्व किए गए हैं. द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय द मेटेलिक वायर. आपने देखा था दो बीकर थे और दो बीकर में एक में आपका ये इलेक्ट्रोड था जिंक का, सॉल्यूशन था Zn-SO4 का, एक था आपका Cu का, सॉल्यूशन था CuSO4 का, और ये आपस में कनेक्टेड थे बाय द वायर. और यहाँ पर एक अमीटर लगा था जो कि आपके वोल्टेज को या फिर आपके पोटेंशियल को मेजर कर रहा था. ठीक है, थ्रू अ वोल्ट मीटर या फिर अमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली, जिसको हमने बाहर से स्विच किया गया था, है ना. और ये दोनों सॉल्यूशन आपके किससे जुड़े हुए थे, अगर अगर सॉल्यूशन से, है ना. KCl के अगर अगर सॉल्यूशन से इन दोनों सॉल्यूशन को जोड़ा गया था. यस गाइस, यही मैं बनाने की कोशिश कर रही थी और आपका ये देखो सामने सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक यानी कि Zn-SO4. सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर यानी कि CuSO4. दिस इज अ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक, दिस इज अ इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर. अब गाइस एक चीज देखो, हमने इनको डिप कर दिया किस में, इनके सॉल्ट्स में, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स में. हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया जो किसका बना होता है, KCl और आपके सैंड का बना होता है. क्लियर. और ये बहुत सॉफ्ट सा होता है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है गाइस, जिससे कि आपके ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहे. अब इनको बाहर एक वायर से जोड़ दिया, यहाँ पर आपका एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो पोटेंशियल को मेजर कर रहा है. The electrolytes of two half cell connected internally through a salt bridge, है ना. सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड कर दिया जो कि आपका KCl, है ना, अगर अगर सॉल्यूशन से बना होता है, अगर अगर सॉल्यूशन से बना होता है. ठीक है, ध्यान रखना. नेक्स्ट देखो, समटाइम्स बोथ इलेक्ट्रोड डिम इन सेम इलेक्ट्रोड. कभी कभी क्या होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको सॉल्ट विच की रिक्वायरमेंट नहीं होती. मतलब कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे आपने Zn-SO4 लिया तो यहाँ पर भी आप Zn-SO4 ले सकते हो, तब आपको इस सॉल्ट विच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्लियर. Each electrolyte interface, there is a tendency to metal ions form solution to deposit metal electrode trying to make positively charge. अब देखो सीधे बोला गया है कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का इंटरफेस है तो ये क्या टेंडेंसी रखेगा कि मेटल आयन अपने सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करे, है ना, ट्राई टू डिपॉजिट. यानी कि ये जो सॉल्यूशन है आपका ये Zn+2 देकर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. वही चीज बोली है कि ट्राई टू मेक पॉजिटिवली चार्ज. नेक्स्ट है, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन आयन, लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोड ट्राई टू मेक नेगेटिवली चार्ज. वहीं पर दूसरा आपका क्या करेगा, यही वाला, जब ये अपने पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किधर चले जाएं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाकर उसको निगेटिवली चार्ज कर दे. तो बस वही कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड को, सेम अनदर इलेक्ट्रोड को क्या करेगा, ट्राइंग टू बी निगेटिवली चार्ज करेगा. एट इक्विलिब्रियम फेज में क्या होगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होगा. एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन, और जिसकी वजह से आपकी दो अपोजिट रिएक्शन होंगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन में बी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन.
आपके सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके का चार्ज हो सकता है। क्लियर? अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ पर डेवलप होगा? बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो आपके कॉपर और जिंक के दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा गाइस, उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, EMF। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखो, when the concentration of all species involved in a half cell is unity, जब आपका जो आपके सॉल्यूशन है, जो कि स्पीसीज आपकी हाफ सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तब क्या होता है गाइस? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो सॉल्यूशन है, यानी जो आपका हाफ सेल है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, और यूनिटी किसका होता है? हाइड्रोजन का। क्लियर? तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इसे हम क्या कहते थे IUPAC कन्वेंशन में? इसका नाम था अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हमने बाद में क्या बोला? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके रेफरेंस में मान लो आपके पास कोई एक सेल है, कोई एक हाफ सेल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख के मेजर कर सकते हो, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड निकाल सकते हो। इन अ गैल्वेनिक सेल the half cell in which oxidation take place, गैल्वेनिक सेल के एक ऐसा सेल जिसमें कि जिस पोर्शन में आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मान लो यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉल्ड एनोड। तो गाइस, जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। एंड द निगेटिव पोटेंशियल, जहाँ पर आपका निगेटिव हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, गाइस उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैथोड। उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। क्लियर? The other half cell in which reduction take place is called cathode and the positive potential with respect to the solution. Clear? Next, does it exist potential difference between two electrode? अब देखो, ये था हमारा एक बीकर, ये था हमारा दूसरा बीकर, इसमें था आपका ZnSO4, इसमें था आपका CuSO4, इसमें आपका था जिंक और इसमें आपका था कॉपर। राइट? तो गाइस, ये आपका किससे कनेक्ट है? वायर से। जिसमें आपका ये किससे कनेक्टेड है? वायर से। हमेशा ध्यान रखना कि अब ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके दोनों के पोटेंशियल में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब हमें ये भी पता है कि जिधर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट में आपका करंट फ्लो होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। नेक्स्ट, potential difference between the two electrode of galvanic cell is called cell potential and measured in volts. गाइज, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो आपने दो इलेक्ट्रोड्स टांगे, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गाइज, उसको हम गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल के रूप में, फिर सेल पोटेंशियल के रूप में हम उसको मेजर कर सकते हैं। और इसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमारा जो सेल पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का ही डिफरेंस होता है, यानी कि कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ही आपका सेल पोटेंशियल कहलाता है। इट इज कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोमोटिव, और इसे हम सीधा सेल इलेक्ट्रोमोटिव कहते हैं, यानी कि इसे सेल का ईएमएफ, किसी ईएमएफ सेल का ईएमएफ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका करंट होगा, है ना, जो आपका करंट होगा वो आपका उस सेल में थ्रो नहीं होगा अगर इसकी मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा हो जाए? आपका यूनिटी में चला जाए। देयर इज नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी केप एनोड ऑन द लेफ्ट। आपका जो एनोड है
वो अगर हम लेफ्ट में ले आए, एंड द कैथोड ऑन द राइट, और अगर आपका कैथोड राइट में कर दें तो गाइस ये बन जाएगा आपका गैल्वेनिक सेल। क्लियर? देखो अगर आपको डिफरेंस समझ में ना आए डैनियल और गैल्वेनिक का, तो बस इतना ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक में आपकी जैसे लोन से ध्यान रखना, ठीक है? किससे ध्यान रखोगे? लोन से ध्यान रखना कि जो हमारा कैथोड होता है, जो हमारा एल पर हमारा होता है ऑक्सीडेशन, है ना, यानी कि एनोड होता है, और इसमें एल पर कैथोड होता है। इसमें आर पर आपका कैथोड होता है, इसमें आर पर आपका एनोड होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस, ठीक है? The galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between the metal and electrolyte. जनरली हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल को एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जैसे मान लो आपने कोई A प्लस एंड B आयन के बारे में लिखा, तो ऐसे करके आप कुछ Z एंड C इस टाइप से आप कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे। कैसे करोगे अभी आगे बताते हैं। Putting a double vertical line between two electrolytes connected by a salt, है ना? या फिर ऐसे कर लो A प्लस Z प्लस, ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है ना? तो between two electrolytes connected by the salt bridge। अब देखो इसका स्टैंडर्ड वे, गाइज स्टैंडर्ड वे की बात करें, अंडर द कन्वेक्शन ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव। जो आपका सेल का ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा। और बात करें अगर पोटेंशियल की, जैसे गाइज अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ऐसे ही लिख देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। ध्यान है, जब हम लोग रिएक्शंस कर रहे थे आपका Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा था, है ना? किसमें? Zn +2 में। तो इसको आप कैसे लिखोगे? Zn +2, और आपका कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा था कॉपर में, तो ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब इसके आगे की बात सुनो। अंडर दिस कन्वेंशन ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव। ऐसे कंडीशन में जो आपका ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसे हम किसी भी हाफ सेल के लिए, चाहे वो आपका राइट हाफ सेल हो, चाहे लेफ्ट ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, पोटेंशियल हाफ सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें राइट हैंड साइड की, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है? और इसका जो पोटेंशियल हाफ, जो आपका पोटेंशियल होगा उसे भी हम हाफ सेल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस पे? लेफ्ट हैंड साइड पर। अब देखो ये आपका तरीका है गाइस। अगर आपको ई सेल निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्या हो जाएगी? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन क्या बनेगी? अगर हमने Ag सॉल्यूशन लिया है तो गाइस Cu प्लस Ag सॉल्यूशन, एरो लगा के Cu+2 और ट्वाइस Ag, यानी कि दो तरीके की रिएक्शन हो रही है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। यानी कि बात हो रही है हमारी किसकी? बात हो रही है गाइस हमारे सेल की। तो इसमें कॉपर हमारा Cu+2 में जाके ऑक्सीडेशन कर रहा है, Ag प्लस आपका Ag में कन्वर्ट होकर रिडक्शन कर रहा है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है कैथोड पर। एज यूजुअल रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? कैथोड पर हो रही है। एंड यस यहाँ पर आपका Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ट्वाइस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पर अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये एनोड पर हो रही है रिएक्शन, और इसमें कॉपर आपका क्या कर रहा है? Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है और ट्वाइस। अब एक चीज देखो गाइज, यहाँ पर आपका Cu किस में? एनोडिक फॉर्म पर है ना? और कैथोड किधर है? कैथोड किधर है आपके? सॉरी Ag किधर है आपके? और रिडक्टिव फॉर्म पर है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इट कैन बी सीन दैट द सम ऑफ अबव रिएक्शन, जो हमने ये दो हाफ सेल रिएक्शन दिए इनकी बात हो रही है कि अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या होगा? जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन आएगी सेल की, वो क्या कहलाएगी? ई सेल कहलाएगी, ठीक है? And that silver electrode act as cathode and copper electrode act as anode। यानी कि अगर हम इसकी ई सेल के जनरल रिप्रेजेंटेशन को, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को शो करें तो क्या बनेगा? Cu/Cu+2 डबल पैरेलल साइन Cu प्लस एंड Ag प्लस एंड Ag, यानी कि Cu का Cu+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन डबल स्लैश रिडक्शन, ऐसे करके कर लो, ठीक है? तो गाइस अगर हम ई सेल का डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि Ag में से आप Cu को माइनस करोगे, तो Ag के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से आप Cu के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करोगे तो आपकी ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है?
द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर। आप अकेले किसी भी सेल का, इंडिविजुअल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रोड सेल है तो आपको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या फिर एक स्टैंडर्ड सेल को साथ में रखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। क्लियर? वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल दैट गिव द ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें क्या करना होगा, टू हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल को निकालना होगा, जो कि आपका सेल का ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना? क्या कहलाता है? जो आपका सिंगल इलेक्ट्रोड है, जो किसी करस्पॉन्डिंग रख के हम किसी भी सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे, जो किसका बना होता है? प्लैटिनम और हाइड्रोजन का बना होता है। किसका? प्लैटिनम और हाइड्रोजन का बना होता है। और बात करें इसके पोटेंशियल की तो गाइस वो होता है 0, है ना? assigned as a zero potential at all temperature corresponding to the reaction। तो गाइस आपकी रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं पर अगर सेकंड बात करें, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ डाई एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सॉरी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में डिप होगा एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट। और आपका जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, किसमें? बबल फॉर्म में। The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen maintain at unity। जो आपकी हाइड्रोजन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो आपकी एक यूनिटी पर जाएगा। अब चलो इस पिक्चर से समझ लेते हैं। गाइस ये है आपका बीकर, जिसके अंदर आपका क्या है? H2 गैस है और प्लैटिनम का आपका इलेक्ट्रोड टंगा हुआ है। फाइनली डिवाइड द प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉइल। ये आपके ब्लैक वाला जो चौकोर वाला फॉर्म है, ये प्लैटिनम ब्लैक से है। अब गाइस इसमें जब आपकी रिएक्शन होगी तो आपकी H2 गैस एज अ बबल फॉर्म निकलेगी और साथ में आपकी दोनों रिएक्शंस इसमें पॉसिबल होंगी। कौन सी? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इट इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार है एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर। और जो आपके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है। क्लियर? तो ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान से देख लीजिए, जिसके करस्पॉन्डिंग हम किसी अनदर सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। एट 298 केल्विन हमारे किसी भी सेल का ईएमएफ की अगर बात करें, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और डबल पैरेलल का साइन, फिर सेकेंड हाफ सेल जो कि आपकी कंस्ट्रक्ट की गई है बाय टेकिंग सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। एनोड की तरह आप सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लोगे और फिर आप उसके पैरेलल क्या करोगे? अदर हाफ सेल को एज अ कैथोड रखोगे। तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी रिडक्शन पोटेंशियल का हाफ सेल निकाल सकते हो। ठीक है ना? इट गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द अनदर हाफ सेल। अगर एक पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हो। If the concentration of oxidized and the reduced form of the species is right side, अगर आपका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म स्पीसीज का राइट साइड में है तो आपकी लिखी गया एक्सप्रेशन कैसा जाएगा? यूनिटी में जाएगा, है ना? Then the सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फिर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, यानी कि सेल पोटेंशियल जो आएगा वो आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल जाएगा। और गाइस ऑलरेडी हम ई नॉट आर को बात कर चुके हैं, जो कि आपका क्या होता है? हाफ सेल होता है। अब चलो एक बार इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालोगे ई सेल? जब आप ई राइट में से ई लेफ्ट को माइनस करोगे तभी तो निकालोगे। ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें से आप लेफ्ट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करते हो, जैसे कि आपने पिछले बारे में सिल्वर में से आपने कॉपर को माइनस किया था, है ना? As E left
फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास दो सेल थे नहीं, सिर्फ एक सेल था ऑक्सीडाइज वाला था, तो हमने क्या किया है यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ले लिया। किसको ले लिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ले लिया। और हमको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो हमने जीरो रख दी, तो ई नॉट इक्वल टू हो गया ई नॉट आर के। क्लियर? अब हमें क्या करना है? सेल का ईएमएफ निकालना है। गाइस क्या आ जाएगा? प्लेटिनम स्लैश H2 जो कि है 1, और इसकी वैल्यू किसकी है? यूनिट। हमको पता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 बार, तो यस हमको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए आपका जो वैल्यू होता है वो 1 मोलर होता है आयन का, तो H प्लस का 1 आयन, इसी तरीके से Cu प्लस और स्लैश Cu। क्लियर? इसका प्रॉपर ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई? 0.34 वोल्ट, है ना। और गाइस इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हाफ सेल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन दिस, यानी कि कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन में लेकर क्या बन रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पर इसी तरीके से अगर दूसरे ईएमएफ सेल की बात करें, प्लेटिनम स्लैश H2 स्लैश H1 डबल स्लैश Zn प्लस 2 एंड Zn, यानी कि प्लेटिनम H2 का मतलब ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्या हो गया? ये आपका हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरा ये क्या है? ये जो आपको ऑलरेडी राइट हैंड में ऑक्सीडाइज हाफ सेल दिया हुआ है, उसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हम किसका निकाल रहे हैं? इस ऑक्सीडाइज पोटेंशियल का ईएमएफ निकाल रहे हैं। तो गाइज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको यूज करोगे ना तो बस आ जाएगी 0.76 वोल्ट। क्लियर? अब गाइस देखो, द करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द हाफ सेल रिएक्शन, है ना। हम लोग इसी के लिए तो बात कर रहे हैं। तो बस Zn+2 ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और जिंक में कन्वर्ट हो गया। गाइस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द केस क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट दैट Cu+2 आयन गेट रिड्यूस्ड मोर इजिली देन H+ आयन, की जो आपका Cu+ आयन है वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो जा रहा है एज कम्पेयर टू H+ आयन। वहीं पर अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो गाइस रिवर्स प्रोसेस इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन आयन है वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, किसमें? कॉपर में, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस पे हमारे कॉपर में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। 10 इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर केसेस में हमारा कॉपर HCl में डिसॉल्व नहीं होगा। बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन। ये आपका नाइट्रेट आयन से तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट हाइड्रोजन आयन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। The negative value of standard electrode potential in the second case indicate that hydrogen ion can oxidize in zinc। अब सेकेंड केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो आपका जिंक के केस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तभी तो हमारी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो पाई। क्लियर? नेक्स्ट, अब गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके कन्वेक्शन रिएक्शन की, डैनियल हाफ सेल की। अब देखो ये आपके दो है ना, दो सॉल्यूशंस है, देख पा रहे हो आप। एक में आपका जिंक सॉल्यूशन है, दूसरे में आपका कॉपर सॉल्यूशन है, और डैनियल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आपके लेफ्ट रिएक्शन क्या आई? जिंक आपका जिंक+2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। वहीं पर दूसरा आपका रिडक्शन हुआ, क्योंकि कॉपर+2 आपका कॉपर में कन्वर्ट हुआ, आपकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। क्लियर? ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? तो गाइज ओवरऑल रिएक्शन में आप एक साइड की ऐड कर लोगे, दूसरी साइड की ऐड कर लोगे, तो बस Zn+2 एंड Zn+2 प्लस Cu। ठीक है, अब बात करें ईएमएफ ऑफ द सेल की, तो वो क्या आएगा? राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में आपकी ऑक्सीडेशन में से रिडक्शन को आप माइनस कर दोगे। तो ऑक्सीडेशन हमने पिछले में क्या निकाला था? 0.34, रिडक्शन हमने क्या निकाला था? 0.76, माइनस किया यानी कि प्लस हो गया। और गाइस इसकी वैल्यू हो गई 1.1 वोल्ट। ठीक है, और यही तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर आपका मेटल जैसे कि आपका प्लेटिनम है, गोल्ड है, जो कि गाइस आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आपके इनर्ट मेटल्स होते हैं ना, तो ये आपके इलेक्ट्रोड्स भी इनर्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट प्रोवाइड
प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, बट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सरफेस प्रोवाइड करेंगे फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंडेंसेशन में, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखो, जो आपका प्लेटिनम है वो आपका एज ए हाफ सोल किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो गाइस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या है, Pt/H2/H+। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H जब आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस में बाहर निकलेगा एज ए बबल फॉर्म। वहीं पे ब्रोमाइड की बात करें तो आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिख सकते हो, Pt/Br/Br आयन। क्लियर। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, साथ में हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के थ्रू किस तरह से आप सिंगल हाफ सेल की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो, इसको समझा। तो चलिए प्यारे बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।